student, this is Sushant Pandey. Today we are going to start the practical questions on linear equation of one variable. But before moving to the questions, I have certain things to share with you. That these online classes are, I think it's worthless if until and unless you are not going to give some time and self-discipline with this. What I mean to say is कि आप जब तक अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन होकर के आप अपना समय डेडिकेट होकर के अगर आप नहीं दे रहे हैं तब तक आपको इन ऑनलाइन क्लासेस का कोई प्रभाव या कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऑनलाइन इस टॉपिक पे या किसी भी पर्टिकुलर साइंस मैथ्स या किसी टॉपिक पे कोई ऑनलाइन क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड द सोशल मीडिया ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बहुत सारे टाइम से पड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है आप पहले स्कूल आते थे, आप अगर होता है ऐसा कि उसी से सीख लेते तो आप शायद घर से ही सब लोग सीख लेते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ ये होना चाहिए कि हम एकदम से प्योर माइंड से डेडिकेट होकर के सेल्फ डिसिप्लिन वे में जब हम अपना टाइम देंगे, जैसे हमारी कमाई रोज की आपकी कमाई होनी चाहिए कि 3 to 4 आवर्स की स्टडी सुबह और शाम जब तक आप नहीं करते, जैसे किसान अपना खेती करता है, दर्जी अपना कपड़े सिलता है, मजदूर मजदूरी करता है, वैसे आपका वर्क है कि ज्ञान लेना, सुबह सुबह कमाई करना, शाम को कमाई करना, जब भी जैसे भी वजह मिले। और वो आपकी कमाई क्या है? नॉलेज, ज्ञान। तो अगर आप इस टाइम का रियल में यूज करेंगे, जैसे जब क्लासेस चलती हैं तो होता क्या है कि बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं, कभी साइंस कभी मैथ्स, तुरंत मैथ्स खत्म हुआ तुरंत SST का बेल। बट उस टाइम पे आपका कहीं नोट्स नहीं पूरा होता, कहीं बहुत सारी चीजें हैं। आज शायद आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप रियल यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को। वो क्या है कि आज के टाइम पे आपके पास जो समय है उसमें आप अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को आप कहीं ना कहीं जो पुराने टाइम पे आपके साथ दिक्कतें होती थी आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस होकर के टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप इस वे से सोचेंगे तो शायद, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये नहीं रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा, कोरोना नहीं रहेगा, ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। आने वाले टाइम पे आपके पास सिर्फ आपका रिजल्ट रहेगा, आपका फ्यूचर रहेगा। तो उस दिन को सोचते हुए आज आप मेहनत करिए, और आज जिसने इसका रियल यूटिलाइजेशन कर लिया तो कल उसका है। ये जरूर हो सकता है कि आप सोचो चलो अभी छुट्टी चल रही है या कोई देखने वाला नहीं है, तो आप अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। और मोबाइल लेकर के ऑनलाइन क्लास की जगह पे अगर फैशन में आप कुछ और देख रहे हैं, आपको मोबाइल की जिद पकड़ रहे हैं कि नहीं मुझे एंड्रॉयड फोन ही चाहिए, अलग से चाहिए, तो ये सब सिर्फ ढकोसला और दिखावा है। हमारी एक मजबूरी है कि हम आप तक डायरेक्ट कैसे पहुंचे, इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद आप तक इस माध्यम से पहुंच रहे हैं ऑनलाइन क्लास के थ्रू। अदरवाइज हम ये खुद नहीं प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तक कहते हैं कि स्कूल सिर्फ फीस के वजह से ऑनलाइन क्लास और ये दे रहे हैं। आई थिंक कि उनको फिर से झांकना चाहिए अपने अंदर और सोचना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्कूल्स के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उनको फीस की ही ज़रूरत है इसलिए वो ऑनलाइन क्लास देंगे। जहाँ तक बात है स्कूल्स की, वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम आप बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं और उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो बच्चे हमारे हैं। और अगर हमारे बच्चे हमारे स्कूल के नहीं हैं, किसी भी स्कूल के हैं, तो हमारे वीडियोस से अगर उनको फ़ायदा मिल रहा है, दैट इज़ आवर मोटो कि हम जिस तरीके से भी अब किसी भी बच्चे को हमारे नॉलेज से अगर उसको कुछ नॉलेज, उसके नॉलेज में बढ़ोतरी होती है तो वो हमारा रियल में एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन जो हमारा मोटो भी है हमारे स्कूल का, वो गोल्स साबित होगा कि हम रियल में कुछ कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी प्रोसेस है वो अनवरत चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना हो, कोई बाधा ना हो। तो इसलिए आप सबसे ये है कि बेटा आप लोग, जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग डेडिकेट होकर के, ये सिर्फ वीडियो आपको सिर्फ गाइड करेगा, सिर्फ एक माध्यम है गाइड करने का। आपको रियल में कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई सिचुएशन ऐसी आ जा रही है कि जहां आपको समझ नहीं कोई चीज आ रही है, वहां पे लिए एक सिर्फ गाइडेंस का माध्यम रखिए। इसको आदत मत बनाइए कि आप मोबाइल आपकी आदत हो जाए। आज के टाइम पे बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशंस आजकल मैं देखता हूं कि किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींचिए, स्कैन कर दीजिए, उसका सोल्यूशन तुरंत आपके सामने है। ये जहर है,
मैं आपको बता दूं, ये जहर है। आप जितने भी माँ बाप देख रहे हो और जितने स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी आपके पास आप अपने ग्रुप में एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, तो इस चीज को दिमाग लगा के सीनियर स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा कि ऐसी चीजें जहर है कि आपको सोल्यूशन तत्काल अवेलेबल है, तुरंत। आपको प्रॉब्लम हुआ नहीं, सोल्यूशन अवेलेबल है। इवन हमारी बॉडी तक, हमको कोई परेशानी अगर हमारी बॉडी में है, हमें कोई भी ऐसी बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, कोई भी ऐसी छोटी मोटी, तो हमें तुरंत टैबलेट तक नहीं लेना चाहिए। ऐसा मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। हमें अपनी बॉडी तक को टाइम देना चाहिए, इम्यून सिस्टम को टाइम देना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, कि उससे इम्यून सिस्टम जब लड़ाई लड़ता है तो हमारी इम्यून सिस्टम और अच्छी होती है। तो हम क्यों कोई ऐसी छोटी प्रॉब्लम आते ही तुरंत गूगल और तुरंत हम ऐसे एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें? बेहतर यह है कि हम उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, 2-3 बार ट्राई करें, अपने सीनियर से पूछें, अपने टीचर से पूछें, बुक्स प्रीफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बुक्स प्रीफर करें। जब आप ये काम करते हैं तब असल में आपकी ये जो घिरनी है वो चलती है, तब मशीन चलता है। और जब मशीन चलता है आपके दिमाग का, जब आपके थॉट प्रोसेस चलती है, तब आप रियल में वो क्वेश्चन ही नहीं सीखते हैं, आप उस क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सो डोंट गो ऑन शॉर्टकट सॉल्यूशंस। आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास करके, डेडिकेट होकर के इन सब ऑनलाइन क्लासेस या जो भी आपको बताया जा रहा है उसके तरफ ध्यान देके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने घर पे खुद पे अकेले बैठ करके सॉल्व करिए और इस टाइम का रियल यूटिलाइजेशन करिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल विच इज फॉर द जूनियर क्लास लेवल, 6 to 9 लेवल। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू tackle problem one by one on basis of some particular issues, like these are the word problems, like based on the number, based on the age, based on the geometrical and mensuration, based on the speed and all time वगैरह। तो इन सब पे हम कैसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आता है अगर लीनियर इक्वेशन, तो हम कैसे फ्रेम करेंगे, हम उसके लिए बात करते हैं। तो जैसे शुरुआत करते हैं कि नंबर से रिलेटेड कैसे लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ a rational number is 3 less than its denominator। क्वेश्चन क्या रहा है? द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 3 less than its denominator। आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट द क्वेश्चन हैव द सॉल्यूशन ऑफ इटसेल्फ। हर क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 3 less than its denominator। किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर जो होता है वो 3 less than of its denominator। पहले तो ये जाने रैशनल नंबर है क्या। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q। अब हम ये भी जानते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, कौन किस पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने कहा कि रोहन स्कोर 2 times than स्मिथ। रोहन ने क्रिकेट में स्मिथ से दोगुना स्कोर किया, यानी स्मिथ ने अगर 50 रन मारे तो रोहन ने कितने मारे होंगे? 100। अगर स्मिथ ने 100 मारे तो रोहन ने कितने मारे होंगे? 200। सीधी सी बात, यानी रोहन का स्कोर स्मिथ के स्कोर पे डिपेंडेंट है, यानी स्मिथ को x माने तो रोहन 2x। यही बात हुई। तो वही सेम चीज यहां पे भी देखना है। न्यूमरेटर क्या है? 3 less than डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर x होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा? x minus 3। तो if let assume denominator equal to x, then numerator equal to x minus 3। सिंपल सी बात है। तो यहां से नंबर क्या मिल जाएगा हमको? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x minus 3 by x। So what does it mean? ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया x minus 3 by x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम देखें सेटिस्फाई हो रहा है, न्यूमरेटर 3 लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यस, एकदम सही। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब आप इसको क्या करोगे? अब जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप कंडीशन बनाते जाओ। जैसे क्वेश्चन मान लिया कह रहा है कि एक आदमी है, उसका नाम रमेश है, उसने किंग साइज का एक मुकुट पहन रखा है, उसने हाथ में स्वॉर्ड ले रखी है, उसने बहुत बड़ा सा एक राजा जैसा एक कपड़ा पहन रखा है जो चमक रहा है। तो इस सब चीजों से क्या है कि रमेश राजा जैसा दिखने लगा है। यानी ये सब चीजें क्या इशारा करती है कि रमेश इज इक्विवेलेंट टू रमेश सीम टू बी अ किंग। तो वही सेम चीज यहाँ पे
अब ये जैसा जैसा कहता जाए ऐसा करते जाओ। इफ यदि द न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स, न्यूमरेटर क्या है x माइनस 3, x माइनस 3 कितना कर दो 3 गुना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहां ध्यान रखना है कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे x माइनस 3 न्यूमरेटर में ऐसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप यहां पे एक गलती क्या कर रहे हैं कि आपने सिर्फ इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इवन आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना था। इसलिए कभी भी जब एल्जेब्रिक कोई भी एल्जेब्रिक टर्म हो तो हमेशा क्या करें कि एल्जेब्रिक टर्म में कोशिश करें कि ब्रैकेट जरूर लगाएं। एल्जेब्रिक टर्म में क्या करें, ब्रैकेट लगाएं। तो मान लिया यहां लिखा हुआ x माइनस 3 इंटू 3 टाइम्स कर दिया एंड 20 एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 20, पहले कितना था x, इसमें 20 ऐड कर दिया। अगर ऐसा कर दो तो क्या हो गया, न्यू नंबर बिकम्स 1/8। जो नंबर आपका ऐसा दिखता था वो क्या हो जा रहा है, ऐसा कर देने से जो नंबर आ रहा है वो 1/8 के बराबर आ रहा है। यानी ये सब पूरे को अगर मैं सॉल्व कर लूं x ना रहे तो पूरे की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 के जैसी आएगी, 1/8 के इक्वल आएगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू इंटू 8 इक्वल टू x प्लस 20। ये कैसे हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 20 इंटू 1 x प्लस 20, 3x माइनस 9 इससे 3 से करके फिर 8 से और मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 24x माइनस 72 इक्वल टू x प्लस 20। नाउ x विल बी 24x माइनस x इक्वल्स टू 72 प्लस 20, so 23x equal to 92, so x equal to 4. Now x value is 4, तो x क्या था डिनोमिनेटर, तो उससे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल टू 4। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 3 which is 4 minus 3 equals to 1। न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, यही कई ढेर सारे लोग रुक जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर्स में आया हो तो कई लोग यही पे आंसर लिख देते हैं, न्यूमरेटर इज दिस, डिनोमिनेटर इज दिस। बट एक्चुअली में क्या वो पूछ रहा है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। क्या पूछ रहा है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, p बाई क्यू, यानी दिस बाई दिस इज द ओरिजिनल नंबर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही होगा ओरिजिनल नंबर। न्यूमरेटर x माइनस 3 है, कितना आया 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो गया 4 यानी x। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 1/4। दिस इज योर व्हाट, यानी इस तरीके से हम ओरिजिनल नंबर बता सकते हैं। अच्छा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक दूसरा तरीका और हो सकता था। क्या हो सकता था, मैं न्यूमरेटर को मान लेता, डिनोमिनेटर को x प्लस 3 मान लेता, तो डिनोमिनेटर से 3 लेस होना चाहिए न्यूमरेटर, तो इससे 3 लेस करेंगे तो न्यूमरेटर x हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, तो हमारा नंबर होता x अपॉन x प्लस 3, तब भी कर सकते हैं। तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ वेज, वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो ये तो था नंबर के बेसिस पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एज के बेसिस पे। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू एज बेसिस, बट यस हियर वी कैन आल्सो सॉल्व। अब मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। एज ऑफ शोभाज मदर, कोई शोभा है, उनकी मदर का जो एज है इज 4 टाइम दैट ऑफ शोभा। अब यहाँ पे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल आपको ध्यान रखना है कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट, किसके पे कौन निर्भर करता है। शोभा के एज से शोभा की मदर की एज 4 टाइम्स है, यानी शोभा जितना भी होंगी उसका 4 गुना। शोभा अगर 4 है तो मदर 6, मतलब शोभा अगर 10 है तो मदर 40, शोभा अगर 15 है तो मदर कितना 60। तो ऐसे ही शोभा की एज का 4 टाइम्स। तो हम किसको x मानेंगे, शोभा। तो लेट्स एज्यूम शोभाज एज इज इक्वल टू x हियर। अगर शोभा x होगी तो उसकी मदर कितनी होगी 4 टाइम्स, हेंस हर मदर एज इक्वल्स टू 4x टाइम। अगर शोभा इतनी होगी तो मदर कितनी हो जाएंगी 4x टाइम। सो व्हाट डज इट मीन कि ये तो हो गया शोभा और शोभा की मदर के बारे में। नाउ 5 ईयर हेंस, अच्छा यहां पे 2 बातें हैं, एक है हेंस और एक है लेटर। दोनों में फर्क क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। दोनों में फर्क यह है कि
हेंस और लेटर में फर्क यह है कि हेंस का मतलब होता है बाद में, लेटर और हेंस दोनों एक ही चीज है, दोनों मतलब बाद में। बिफोर या ऑब्लिक एगो, यहां पे लेटर भी लिख सकता है। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि इतना ईयर लेटर, इतना ईयर हेंस, तो इससे हमें ये चीज ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उसके एज में, जैसे मैं कहूं कि मेरी एज आज 31 ईयर्स है, तो 2 ईयर लेटर मेरी एज क्या होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, तो 33 ईयर्स। कोई कहे कि मेरी एज आज 8 ईयर्स है, 2 ईयर बिफोर या एगो मेरी एज क्या रही होगी, तो 6 ईयर्स। यानी जितना ईयर बिफोर उतने माइनस और जितना ईयर लेटर उतना प्लस। तो वही सेम चीज यहां पे भी होता है। अब क्वेश्चन आते हैं, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद हर मदर एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ शोभा। तो पहले काम करते हैं, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो जितने ईयर लेटर या जितने ईयर हेंस या जितने ईयर एगो की बात कर रहा हो, दोनों की एज उतनी कर लो, उतनी आप कर लो कि दोनों की एज को उस उतने ईयर बाद एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे कह रहा है हेंस, 5 ईयर हेंस हर मदर, तो आफ्टर 5 ईयर पहले बोथ एज निकाल लो, दोनों की एज कितनी हो जाएगी, तब हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी शोभा x है, तो शोभा कितनी हो जाएगी, शोभा विल बी x प्लस 5 ईयर। अब x कुछ भी हो सकता है, एंड हर मदर कितनी हो जाएगी, शोभा की मदर कितनी हो जाएगी, जितना था 4x। ये करंट एज है, ये क्या है, करंट एज है, तो 4x प्लस 5 ईयर, एक तो ये हो जाएगा। यानी शोभा की एज और शोभा के मदर की एज आफ्टर 5 ईयर इतनी हो जाएगी। अब अगर मैं कहूं एक तरफ शोभा की एज 5 ईयर बाद लिख दूं और एक तरफ शोभा की मदर की एज, तो ये आपस में इक्वल तो होंगे नहीं, चाहे 5 ईयर बाद भी हो तो इक्वल थोड़ी हो जाएंगे मदर की एज और। अच्छा, एक बात यहाँ पे और याद आ गई, कभी भी जो क्वेश्चन एज से रिलेटेड हो, स्पीड से रिलेटेड हो, ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड हो, तो एक चीज लीनियर इक्वेशन में ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिकल होके क्वेश्चन देखना। मतलब कहीं जैसे आंसर में किसी की एज निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की। एज तो निगेटिव हो नहीं सकती। पिता की उम्र या फादर की या मदर की एज उसके डॉटर से या उसके सन से ज्यादा कम आ गई, तो ये भी इम्पॉसिबल है। कोई बच्चा का एज उसके माँ बाप की एज से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्वेश्चन लगाते टाइम पे अगर आपका डाटा बता देगा कि आप गलत कर रहे हो, आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन एरर है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के हम चीजों को करें। नाउ सी, इन दोनों की एज आफ्टर 5 ईयर एक तो हो नहीं, मतलब इक्वल तो हो नहीं सकती कि दोनों बराबर एज पे पहुंच जाएंगे, भाई गैप तो रहेगा ही। लेकिन ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस हर मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ शोभा। इसके जो मदर की एज है, ये इसकी कितनी गुनी है, 3 टाइम्स। यानी अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूं तो अभी भी ये 3 गुना है, अभी भी ये 3 गुना है। 5 ईयर लेटर में ये 3 गुना है, अपने आप में इतने का 3 गुना है। मतलब अगर ये 3 है तो ये 9 है, यानी ये अभी 30 है तो ये 90 है। तो 5 ईयर लेटर में भी इन दोनों में ये रिलेशन। तो अगर मैं इसके बीच में इक्वलिटी लाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इसमें ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, यहां समझना, ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करो बस। फिर इसी का 3 टाइम्स ही है ना, तो इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इसी के बराबर आना चाहिए, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। नाउ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 15 इक्वल टू 4x प्लस 5। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4x में से 3x जाएगा, x मैंने क्या किया, 3x इधर ले आए, 5 को इधर ले लेंगे, 10। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10। Now x means what? X means the age of शोभा। शोभा की एज है x। अब देखिए ध्यान से, तो उसके मदर की एज क्या आ जाएगी, सो मदर्स एज विल बी इक्वल टू 10 into x which is equal to 10 into 4 which is equal to 40 years। तो शोभा की मदर की एज कितनी आ जाएगी, 40 years। बात समझ में आ गई कि शोभा की मदर की एज आ जाएगी 40 years। कैसे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था शोभा की एज का 4 टाइम्स और हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया। यहीं पे लीनियर इक्वेशन लग रहा है।
तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। जब भी एज पे आएगा तो क्या याद रखना है, बिफोर एगो तब जाके इक्वलिटी होल्ड कराना है। नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, कैसे ज्योमेट्री में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान से देखें। लिखा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल। किसी ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज याद रखना, जब जब आप कोई बेसिक चीज कॉन्सेप्ट जो आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या सब्जेक्ट में बताया गया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है भले वो पूछा जाए ना पूछा जाए, दिमाग में जरूर तुरंत याद कर लो, तुरंत याद कर लो। जैसे ट्रायंगल लिखा तो इसकी बेसिक चीज याद कर लो कि इसमें 3 साइड होने चाहिए, इसमें 3 एंगल होने चाहिए, इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपको बहुत आसान कर देगा आने वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा। जैसे ये क्या कह रहा है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो बराबर है किसके, जो बाकी 2 बच रहे हैं उनके सम के, उनके जोड़ के, सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल। मतलब अगर मैं एक मानू x, अगर क्या करूं, एक मानू x डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। तो अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री है तो एंगल B प्लस C अकेले, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल A जो है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं लेट कि एंगल, कोई एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल के। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि एंगल A इक्वल टू x डिग्री लेट, तो A भी पता चल गया कि एंगल B प्लस C भी x डिग्री, क्योंकि एंगल A बराबर है इन दोनों की, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू x डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इन तीनों का एडिशन क्या आएगा 2x, क्योंकि एंगल है x और इसकी वैल्यू x, तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू x डिग्री इक्वल टू 180 या x इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। सो x जो 90 आया वो सिर्फ आया कौन, A, यानी x, एंगल x आया 90 डिग्री। अब देखो और भी कुछ कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रिमेनिंग 2 एंगल्स बी 4:5। अब यहां पे आपको एक अच्छा चीज मिल रहा है कि जो दूसरे एंगल हैं उनका जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 4:5 के बराबर। यानी ये जो B प्लस C है इसका रेशियो कितने बराबर है, 4:5 के। यानी अगर एक 4x है तो दूसरा 5x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 5x। इसको अगर हम ऐसे करें कि रिमेनिंग 2 एंगल्स जो है, यानी एंगल B इज टू एंगल C इज 4:5, तो मैं एंगल B को क्या लिख सकता हूं 4x और एंगल C को क्या लिख सकता हूं 5x। इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 9x। तो अगर ये 9x हुआ तो ये एडिशन A के बराबर है। तो यहां से ध्यान से देखो तो मैं ऐसे भी चल सकता हूं दूसरे मेथड से कि 9x हो गया A वाला प्लस एंगल B और C का भी एडिशन 9x, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री। अब देखो, अब अगर x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई तो सारे एंगल्स हमें पता चलने लगे। कैसे, एंगल A क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री। तो एंगल A कितने के बराबर हमने माना था 9x के बराबर। सो एंगल A इक्वल टू 9 into x इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B प्लस C कितने के बराबर है, एंगल B को माना था 4x, तो एंगल B इक्वल टू 4 into 10 40 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऐसे आपका आंसर आ गया। एक तरीका यही है, 2 तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी कितने के बराबर है आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, 90 और 90 180 होना चाहिए, है ये भी सही है। तो क्वेश्चन आपको जो भी दिया हो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं, खाली आपको क्वेश्चन के अंदर जाना है।
द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द स्पीड एंड टाइम। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, दैट इज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिलेगा। बेसिकली वेक्टर के क्वेश्चंस इससे सॉल्व होते हैं। तो जब भी आप स्पीड में बात करते हैं वाटर में या स्ट्रीम में या नदी में, रिवर में, तो आपको ये दोनों टर्म से मुखातिब होना पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम? जब भी एक बेसिक सी बात है कि जैसे मान लिया कोई नदी की धारा है, वो बह रही है, मान लिया ये लेफ्ट है मेरा और ये राइट है, लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है, ऐसे मैं एरो कर दे रहा हूं, इस तरफ बह रही है। और अगर यहां पे कोई बोट है, अगर यहां पे क्या है, कोई बोट है, और ये बोट आगे ये मूव हो रही है, तो इसमें क्या कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी स्पीड काम कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि एक तो बोट की खुद की स्पीड काम कर रही होगी, यानी स्पीड ऑफ बोट, और दूसरी एक और स्पीड काम कर रही होगी, कौन सी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा, जो धारा बह रही है उसी धारा में मैं अपनी नाव भी चला रहा हूं। तो क्या होता है, जब आप कभी देखो ध्यान से, आप साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं और जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ जब आपको बाइक या साइकिल चलानी होती है तो आप तेजी से जाते हैं। आपके साथ लगता है कि मैं और थोड़ा सा एक्सीलेटर लेने पे या थोड़ा सा साइकिल बनाने पे, चलाने पे वो दूर तक जाते हैं। व्हाई दिस? बिकॉज टू स्पीड्स आर वर्किंग। एक तो आपका खुद का स्पीड जो आप चल रहे हैं वो उसमें ऐड और हो जाता है, जो एयर स्पीड होती है वो आपको और ऐड करा देता है। वैसे स्ट्रीम में होता है, धारा में होता है कि खुद की स्पीड या बोट की स्पीड, अगर पानी ना बहे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर, मतलब रुका हुआ पानी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहां पे बेसिकली पूरा लिखना चाहिए स्टिल वाटर। कि जब बोट किसी धारा में ना बहे, जब स्टिल वाटर हो, तो स्टिल वाटर में हम कैसे, जो बोट का स्पीड होगा स्टिल वाटर में और उसके साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जब दोनों साथ में मिल करके चले, यानी जब बोट धारा की दिशा में चले, जिधर धारा बह रही हो, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम में कोई भी स्पीड होगा तो वो दो स्पीड के बराबर होगा, स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 1 होगा उस पर्टिकुलर मोटर बोट या बोट का खुद का स्पीड स्टिल वाटर में, प्लस जो भी उस समय करंट फ्लो हो रही है, स्ट्रीम फ्लो हो रही है, उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। दूसरा होता है अप स्ट्रीम। अगर मान लो यही लेफ्ट से राइट अगर चले, अगर इस दिशा में चल रहा हो और स्ट्रीम इसी दिशा में चल रही है, लेकिन बोट अगर इस दिशा में चल रहा हो, स्ट्रीम के अपोजिट दिशा में, मतलब धारा ऐसे बढ़ रही बट स्ट्रीम बोट ऐसे आ रहा, धारा के अपोजिट, तो उसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के, यानी करंट या स्ट्रीम के अपोजिट में जब आप बोट या कोई ऐसी चीज फ्लो हो रही हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टी दिशा में आपको चलना है, जिधर से हवा बह रही है या जिधर से धारा बह रही है उसके उल्टी दिशा में। जब आपको उल्टा चलना पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, द स्ट्रीम, उसमें स्पीड होगा, तो स्पीड ऑफ बोट मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर या स्ट्रीम, उसमें माइनस होकर के ऐड हो जाएगा। तो इसी वजह से आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो आपका अगर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है जितना आपको डाउन स्ट्रीम में करना होता है, जैसे लखनऊ से दिल्ली या यूपी से लखनऊ, यूपी से दिल्ली जाना है और दिल्ली से यूपी आना है, वाले सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस कवर करने में अगर आप उस तरफ में एयर है तो आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप उल्टी दिशा में आ रहे हैं एयर के तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो हम दो कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। नाउ थिंक,
स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। कोई स्टीमर है वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाता है, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस x है, पोर्ट 1 पोर्ट 2। डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो कितना टाइम लगता है, 4 आवर। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, उसको अगर हम देखें स्पीड होता क्या है, वैसे हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ दोनों केस में क्या एक ऐसी चीज है जो सेम रहेगी, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो भी उतना डिस्टेंस करना है, अप स्ट्रीम में जाएगा तो भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अगर हम देखें तो पहले हम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकाल लें। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। मैंने फिर से बोला धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, एक तो बोट की अपनी स्पीड, एक तो बोट की अपनी स्पीड, प्लस दूसरी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों काम करेगा। तो बोट की अपनी स्पीड हम मान लेते हैं, बोट की अपनी स्पीड हम मान लेते हैं x है, बोट की अपनी स्पीड, यहाँ डिस्टेंस नहीं, स्पीड ऑफ बोट मान लो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। तो उसकी अपनी स्पीड x किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये ओवरऑल हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। अपनी और स्ट्रीम की दोनों जुड़ जाएगी जब वो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ चलेगा। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, धारा के विपरीत, यानी नदी इस तरफ बह रही है और उसको उल्टा, उससे अपोजिट दिशा में उसको लेकर के अपनी बोट आनी है, तो उसकी खुद की स्पीड यानी बोट की जो अपनी स्पीड है और माइनस जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ये तो हो गई कहानी। हम स्पीड ऑफ बोट निकाल रहे हैं ओवरऑल डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। अब देखिए डिस्टेंस चूंकि दोनों पोर्ट का सेम है, टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उतने ही दूरी से तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं तेज आ रहा हूँ उतने ही दूरी से तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे तेज आएगा, यहाँ धीरे आएगा, इसलिए टाइम इसमें ज्यादा लग रहा होगा। देखिए इसमें 5 आवर लग रहा है, इसमें 4 आवर लग रहा है। अब अगर हम जानते हैं कि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है दोनों केस में, भले टाइम ज्यादा कम लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दें, स्पीड इनटू टाइम दोनों केस में। तो डिस्टेंस फॉर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर अप स्ट्रीम, दोनों को इक्वल कर दिया। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, x प्लस 2, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर। अप स्ट्रीम में x माइनस 2, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर। बस खत्म, 4x प्लस 8 इक्वल टू 5x माइनस 10। तो दिस विल बी इक्वल टू x, 10 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर है किसका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्टीम। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, जो हमने x माना था स्पीड ऑफ बोट, वो कितनी आ गई आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल करने हैं। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न सम न्यू चैप्टर, बट आज तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कराए गए हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के, आप सब लोग मिल करके आप सब लोग अपने अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को डन कर लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। हम इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे, एक डाउट क्लास अलग से होगा जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे। थैंक यू।